Welcome to this presentation on tax saving mutual funds, which are called equity linked saving schemes. तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ. Fact, figure and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो ईएलएसएस फंड की जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले जो टैक्स प्रोविजन है उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. जो अभी रनिंग है फाइनेंशियल ईयर 2021, उसमें इनकम टैक्स के प्रपोजल जो पिछले साल बजट में पेश हुए थे उसके हिसाब से टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिए गए थे कि वो न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम दोनों में से कोई सी एक चुन सकते हैं. न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स के रेट कम थे, मगर उसमें किसी प्रकार के डिडक्शन और एग्जम्पशंस जो हैं बहुत सारे जो खत्म कर दिए. और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो डिडक्शन और एग्जम्पशन पहले से अवेलेबल थे वो सब मिलेंगे, लेकिन टैक्स रेट ज़्यादा होगा. तो न्यू टैक्स रिजाइम में क्या किया है कि उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ अप टू द एज ऑफ 60, सीनियर सिटीजन अबव 60 अप टू 80 एंड सीनियर सिटीजन अबव 80 ईयर, सबके लिए एक ही टैक्स, एक ही कैटेगरी में सबको रखा गया है. और उसके लिए कोई अलग से एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं दिया गया. न्यू एंड ओल्ड बोथ कैटेगरी में जो है 87A के अंतर्गत जो है 5 लाख तक की इनकम को टैक्स में जो है नील टैक्स लायबिलिटी नील कर दिया गया. और एनआरआई होने पे 2.5 लाख जो है मिनिमम एग्जम्पशन है, वो इरेस्पेक्टिव एज है. और जो है जैसा पिछले साल में बढ़ा दिया गया था ये हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, वो 4% कंटिन्यू करेगा. तो टैक्स स्लैब क्या है अभी जो अभी चालू साल है उसके लिए, वो है 0 से 2.5 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए 5% है. मगर अगर किसी की इनकम 5 लाख से के अंदर है तो उनको वो जो रिबेट मिलेगी 87A के तहत, उसके वजह से ये टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगा. अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर न्यू टैक्स रिजाइम में 5 लाख से 7.5 लाख में 10% है, और ओल्ड में जो है 20% होता है. और उसके बाद 7.5 से 10 में न्यू में 15% है, ओल्ड में 20% है. 10 से 12.5 न्यू में 20% है, ओल्ड में 30% है. और 12.5 से 15 में न्यू में 25% है, ओल्ड में 30% है. और 15 लाख के ऊपर दोनों में भी 30% है. और जो सरचार्ज जो लगाए गए हैं, सरचार्ज जो वो दोनों भी स्कीम में एक ही तरह के हैं. 50 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज, और 1 करोड़ के ऊपर 15% सरचार्ज, 2 करोड़ के ऊपर 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ के ऊपर 37% सरचार्ज. तो जो ओल्ड स्कीम है उसके अंदर जो है आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C. ओल्ड में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है. तो न्यू टैक्स रिजाइम में और क्या दिया गया है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे जो ये दिए हुए LTA, HRA, ये सब रिबेट जो है नहीं मिलेगी. और इसके लिए आपको ये ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट वगैरह की अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में ऑप्ट कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई रिबेट डिडक्शन नहीं मिलेगा. और उसके अलावा कुछ फीचर्स हैं इसकी जो न्यू टैक्स रिजाइम में थोड़ी गिनी चुनी जो छूट मिलती है. एक इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD2, ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर एनपीएस में है उसमें रिबेट मिलेगी. और ट्रांसफर अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, और डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय अंडर 80JJAA. उसके अलावा डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, और एनी अलाउंस ट्रेवलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और ऑन ट्रांसफर. न्यू टैक्स रिजाइम जो है 15 लाख से ऊपर वाले जो इनकम वाले जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए न्यू टैक्स रिजाइम में 15 लाख तक जिनकी इनकम है उनको फायदा है, और जिनकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है उनको ओल्ड टैक्स रिजाइम में रहने से फायदा है. इस तरह के अनुमान कैलकुलेशन करके जो देखा गया उस तरह का है. तो इसमें सिलेक्शन कैसे करना है कि अगर आपको ऑप्शन है, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है
तो आप कभी भी जो है ओल्ड टैक्स से न्यू रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम में स्विच कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है और मतलब आपको ITR 3 भरने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप एक बार जब चूज कर लिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में है तब ये प्रेजेंटेशन आपके काम का है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसमें खास बात ये है कि जो जैसे जैसे इसका जानकारी करेंगे, जो फीचर्स दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड 3 ईयर, बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न, इन्फ्लेशन रजिस्टर्ड रिटर्न और ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब इसमें साथ साथ जो आपको मिलती रहेंगी जानकारी बाकी भी, और पिक्चर्स हर एक स्लाइड में दी हुई है। तो सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स सेविंग करने के लिए 1,50,000 का डिडक्शन पाने के लिए आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें से जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है उसमें आप देखते हैं कि चिल्ड्रन ट्यूशन फीस इज इंसिडेंटल। अगर आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और आप खाली बेनिफिट लेने के लिए किसी का ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं। दूसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ रिपेमेंट ऑफ होम लोन, वो भी अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल जो रिपेमेंट आप कर रहे हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेसिकली ये चॉइस है नहीं, ये मतलब अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके अलावा जो बाकी जिनमें भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ वो आपके पास चॉइस है, उनमें आपके पास खास तौर से अगर उनमें से अगर देखा जाए तो कि जो लॉन्ग टर्म की होती है कमिटमेंट, आपने इंश्योरेंस किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो आपने अगर पॉलिसी दिया हो तो इंसिडेंटल बेनिफिट ऑफ हैविंग ए इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको उस पर TC का टैक्स रिबेट भी मिलता है। और खाली टैक्स रिबेट के लिए अगर आप पॉलिसी लेंगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है। और इसी प्रकार से NPS है, और यूलिप भी इसी प्रकार से है। इनका बेसिकली जो उद्देश्य होता है वो NPS में निवेश करने का पेंशन के लिए है, और यूलिप में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें भी आपको जो है आप में कुछ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट करना है, बेसिक पर्पज उसका जो है टैक्स सेविंग नहीं है। इनके अलावा बाकी जो है उनमें भी कुछ चीजें हैं जो टैक्स सेविंग और विदाउट यू कैन डू दैट इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपको इसकी जरूरत है तो उनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और जितना जरूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनमें इस तरह की कुछ स्कीम में इस तरह की सुविधा है, कुछ स्कीम में उस तरह की सुविधा की जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे फ्लेक्सिबल है, और सबसे शॉर्ट उसमें लॉक इन 3 साल का होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल का होता है। एक बार आपने अगर अकाउंट खुलवा लिया तो 15 साल बाद मैच्योर होगा, वो 15 साल तक आपका जो है रहेगा, उसके बीच में आपको विड्रॉल फैसिलिटी वगैरह मिलती है। और ये जो पर्पल कलर की ये मोस्टली जो है इनमें इंटरेस्ट रेट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, अभी जो है वो एवरी क्वार्टरली फिक्स करते हैं। EPF हुआ, PPF हुआ, सुकन्या समृद्धि, NSC, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सब में इस तरह का है। ये मतलब बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम है, और जिसमें आपका का जो है सुरक्षा काफी अधिक रहती है, आपका जो प्रिंसिपल की। और ELSS मार्केट लिंक्ड स्कीम है, मार्केट लिंक रिटर्न मिलेगा, मार्केट पॉजिटिव जाएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा, और घटिया परफॉर्म करेगा तो घटिया रिटर्न मिलेगा। जहाँ बहुत ज्यादा मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है, और नहीं भी माइनस भी हो सकता है। नॉर्मली 3 साल के जो ड्यूरेशन है उसमें माइनस होने की संभावना काफी कम हो जाती है, लेकिन हो सकता है। और उसके अलावा जो इनकी कंपेरिजन के लिए अगर हम देखते हैं तो ELSS फंड में आमतौर पे देखा जाए तो 12 से 15% रिटर्न मिल सकते हैं, और उसको 5 स्टार रेटिंग बोल सकते हैं इनकम रिटर्न के मामले में। ये सबसे बेस्ट स्कीम ELSS मानी गई है अगर आपके पास ऑप्शन है। PPF अकाउंट अगर आपने खुलवाया तो आपको कंट्रीब्यूट करना ही है मिनिमम 1,000 रुपया उसमें, और उसमें मिनिमम 500 अभी है। सीनियर सिटीजन स्कीम है वो उसमें आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि भी अगेन लॉन्ग टर्म आपका कमिटमेंट होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है वो 5 ईयर का ड्यूरेशन है। NSC 5 ईयर ड्यूरेशन है, तो इनको 3 स्टार दिया हुआ है, मार्केट रेगुलेटेड है ये। इनमें इंटरेस्ट जो मिलता है, उसके बाद NPC गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंटरेस्ट मिलता है इनमें, और NPS और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो है इनमें मार्केट रिलेटेड जो है आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, मगर इनमें जो है नॉर्मली टेन्योर जो है लंबा रहता है, और बैंक फिक्स डिपॉजिट 5 साल की, उसमें ब्याज नॉर्मली जो कम मिलता है, और वो ब्याज टैक्सेबल होता है। लाइफ इंश्योरेंस आप टैक्स बचाने के लिए नहीं करते, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं उससे टैक्स बचता है, मतलब उस तरह से इसको समझना चाहिए, इसलिए इसको 1 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है उनमें जैसा आप जानते हैं 5 कैटेगरी में से पहला कैटेगरी इक्विटी स्कीम है, और इक्विटी स्कीम के अंदर एक कैटेगरी है
वो है ELSS फंड। तो वो ELSS फंड की हम चर्चा कर रहे हैं पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर, और उसको किसको ज़रूरत है और किसको लिए वो बेस्ट है, वो सब इसमें प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। तो इसमें ELSS फंड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या मिलता है, टैक्स सेविंग मिलता है, और साथ साथ आपको वेल्थ क्रिएशन होता है, और लोएस्ट लॉक इन 3 साल का होता है। इसमें जो डेफिनेशन के हिसाब से ELSS फंड में जो आप निवेश करते हैं तो उसमें वही लिखा हुआ है, 3 साल का लॉक इन रहेगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ टोटल असेट होगा, इन अकॉर्डेंस विद इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2005 नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसी पर्पज के लिए बनाए गए थे कि लोग इसमें इन्वेस्ट करके मार्केट रिलेटेड रिटर्न कमा सके, और उसके लिए उसमें जो है 80% इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में फंड मैनेजर को करना होता है एट ऑल टाइम्स। 3 साल लॉक इन होगा, और इसमें आपको निवेश है SIP से भी निवेश करने की सुविधा है, और SIP में निवेश के थ्रू अगर आप निवेश करेंगे तो ईच SIP आफ्टर 3 years बिकम योर मीन्स अनलॉक, टिल 3 year इट विल रिमेन लॉक। तो वेनेवर अगर आपने 10 SIP में अपना पैसा निवेश किया है तो उसी प्रकार से वो फ्री होगा, और द एंड ऑफ 10 SIP, लास्ट SIP से 3 साल के बाद पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। ये टैक्स सेविंग फंड की जो डाटा है अम्फी के पास अवेलेबल एड ऑन दिसंबर 2020, तो उसमें 42 म्यूचुअल फंड के पास ये ELSS स्कीम है, और 1,23,48,000 पोर्टफोलियो थे दिसंबर के अंत में। इसमें दिसंबर के महीने में 1298 करोड़ जो है पैसा जो है मोबिलाइज हुआ, और 2,573 करोड़ जो है उसमें रिडम्पशन हुआ। नेट फ्लो जो है माइनस करीब 13.25 करोड़ हुआ है, और नेट AUM 31 दिसंबर को 1,17,772 करोड़ इसका है, कंपेयर टू 9 करोड़ जो टोटल है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसका 1,17,00,000 जो है ELSS फंड में है। और एक बड़ा हिस्सा है, अगर आप देखिए मल्टी कैप लार्ज कैप के बाद जो है यही एक सबसे बड़ा AUM म्यूचुअल फंड का है। तो म्यूचुअल फंड के लिए, फंड हाउस के लिए एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि फंड हाउस सबसे पहले ये ELSS स्कीम लॉन्च करता है, और कोशिश करता है कि जितना कस्टमर उसके पास आ सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आए उसको निवेश करने के लिए। फंड हाउस वाइज AUM जो दिसंबर के अंत में है वो टोटल है 29,71,000 करोड़, और उसमें हाईएस्ट अभी वही SBI म्यूचुअल फंड है, और नंबर 2 पोजीशन में HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI म्यूचुअल फंड नंबर 3 में, ये करीब 3,80,90,000 करोड़ के आसपास के AUM के साथ में है। 2 लाख करोड़ के ऊपर अभी 3 फंड हाउस और पहुंच गए हैं, उसमें निप्पन इंडिया है, और आदित्य बिरला है, और कोटक जो न्यू एंट्री है उसमें है। तो अभी अभी जब आपने डिसाइड कर लिया, सबसे पहले है कि आपका ऑप्शन है कि आपने न्यू रिजाइम में जाना कि ओल्ड रिजाइम में जाना। न्यू रिजाइम में अगर आप जा रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंटेशन आपके काम का है नहीं। अगर आप ओल्ड रिजाइम में जा रहे हैं और आपको 1,50,000 का निवेश करना है LTC के अंदर, तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट ऑप्शन है ELSS। और जब ELSS में आपने फैसला कर लिया कि आपको 1,50,000 रुपया लगाना है, तो 42 फंड हाउस की 42 स्कीम है, उनमें से किस में लगाना ये आपको फैसला करना है। अभी वो हम जो इन 2 स्लाइड के जरिए आपको जो बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने तुलना किया है जो परफॉर्मेंस है पिछला 3 महीना, 6 महीना, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की परफॉर्मेंस जो है करीब 22 स्कीम की हमने इसमें लिया हुआ है। उसमें जो ऊपर जो 18 हैं वो ऐसी हैं जिनका AUM बड़ा है, मतलब बड़े AUM से में शॉर्ट कर दिया इनको, और उसमें जो है अल्फाबेटिकल ये लिस्ट आपको 18 तक जो दिया, A से लगा के U तक, और उनमें आप देख सकते हैं कि किसी का 3 साल में कितना कितना रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न जो है 14% है, वो कैनरा का है, और एक्सिस का 13 है, और उसके बाद मिराई का जो है 11.5% 3 साल का रिटर्न। तो आप 3 साल के रिटर्न से जाएंगे तो आप इनमें निवेश कर सकते हैं। और AUM देखते हैं तो एक्सिस का जो है AUM 25,000 करोड़ जो हाईएस्ट है, उसके बाद कैनरा का 1,300 करोड़ है, और ये जो है मिराई का जो 5,000 करोड़ है। लेकिन अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये छोटे AUM वाली जो हैं वो उसमें बाजी मार जाती हैं। उसमें बॉय एक्सा का है 38% रिटर्न है 1 साल के अंदर, जो बाकी इधर ऊपर में कैनरा रोबेको जो है इसका 34% है, और पराग पारी का 31% है, जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड का 56% रिटर्न है, मगर उसका AUM आप देखिए 23 करोड़ है सिर्फ, और पराग पारी का AUM 85 करोड़ है, JM का जो है 85 करोड़ है, 45 करोड़। तो
बहुत कम एयूएम वाली जो स्कीम है, इनका कुछ उतना बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो सिस्टम प्रोसेस जो उतना फुल प्रूफ नहीं होता, और काफ़ी वल्नरेबल रहता है, कुछ गड़बड़ी होने का संभावना, या वो फंड हाउस बंद करके निकल जाएंगे, काफ़ी सारे फंड हाउस बंद हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, तो वो तरह की बनी रहती है उसमें। और आपको सर्विस वगैरह रिलेटेड और आपका प्रेजेंस जब ये सभी शहरों में, छोटे शहरों में नहीं मिलेगी, तो उस तरह की समस्याएं रहेंगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपका एयूएम 1000 करोड़ के ऊपर है, तो आप उसमें निवेश करिए, तो थोड़ा सिस्टम प्रोसेस जो फंड हाउस में आपको मिलने की संभावना रहती है। छोटे फंड हाउस, बात ये नहीं है कि ये जो आज बड़े फंड हाउस है वो पहले छोटे फंड हाउस थे, मगर उस समय बड़े फंड हाउस बड़े एयूएम वाले फंड थे ही नहीं। और अभी आप रिटर्न देखिए, एयूएम भी देखिए, और उसके अलावा परफॉर्मेंस देखिए, स्टार रेटिंग भी हमने क्रिसिल की जो दी हुई है वो भी दी हुई है। तो ये सब देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से जो परफॉर्मेंस को अगर इवेल्युएट करते हैं, तो वो एनुअल, ईयर बाई ईयर किया हुआ है। इसमें हमने क्या किया है कि एयूएम भी दे दिया आपको, और ये दे दिया इसमें कि 2020 जो पिछला साल है, उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग टॉप रिटर्न जिन 4 फंड ने दिए हैं वो है क्वांट, वोयाक्सा, पराग पारिक और कैनरा रोबेको। और उसके बाद दूसरे 2019 में जो 4 ने टॉप किया है, इन 4 को छोड़ के जो बाकी बच गए, उनमें से 4 कौन से टॉप हैं जो 2019 में टॉप रिटर्न दिए, वो एक्सिस, जेएम, डीएसपी और बीएनपी परिवार। उसके बाद इन 8 को छोड़ दिया, और 2018 में जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दिया है वो है आईसीआईसीआई, क्वांटम, टॉरस एंड इन्वेस्को। वही तो पाक से टॉरस का जो है एयूएम 69 करोड़ है, क्वांटम का सिर्फ 78 करोड़ है, बहुत कम है। और उसके बाद अगर 18 के बाद 17 में देखते हैं, 17 में देखिए, इनको सबको छोड़ दीजिए जो पहले 3 है, 12 फंड, उनके बाद जो बाकी बचे हुए उनमें से टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन सा आता है? आईडीएफसी, प्रिंसिपल, मिराई, निप्पन इंडिया, टैक्सेवर। लेकिन निप्पन इंडिया के बाद में जो परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गई, ये इस चीज को भी ध्यान में रखना है, आगे कैसी है और पहले कैसी है। तो खाली 3 साल पहले की परफॉर्मेंस देख के अगर आप सोचते हैं, या 4 साल पहले की परफॉर्मेंस देख के लगा देते हैं, तो उससे वो गलत डिसीजन हो सकता है। परफॉर्मेंस कम ज़्यादा किसी, उसमें कंसिस्टेंसी ढूंढने की कोशिश करना है। उसके बाद अगले साल 2016 में जाएंगे तो मोतीलाल ओसवाल, एल&टी इस साल, और एचडीएफसी टैक्सेवर, ये आएंगे आपको। और उसके आगे 2015 में जाएंगे तो टाटा और एबीएसएल, ये इसमें जो है आपको मिल रहे हैं। और उसके पहले सालों में टॉप परफॉर्मिंग फंड जबकि 14 में निप्पन का रहा, जो रिलायंस पहले नाम होता था, और 13 में देखेंगे तो एक्सिस का रहा, और 12 में अगेन प्रिंसिपल है, 11 में एक्सिस है, और 10 में भी एक्सिस है। तो एक्सिस कई मामले में इसमें ऊपर, जबकि हाईएस्ट है। तो बड़ा ईवीएम में थोड़ा सा क्या रहता है कि तो उसमें छोटा सा भी बैट बढ़िया होने से आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो छोटे फंड में जो एडवांटेज उनको रहता है कि 1-2-4 उनकी जो कॉल अच्छी अगर हो गई तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और फिर ये उसमें थोड़ा सा लेकिन रिस्क बना रहता है। तो ये सब देख के आपको डिसाइड कर सकते हैं कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, किस फंड में निवेश करना चाहिए, और काफ़ी चॉइस है उसके लिए आपके पास। तो ये सब जानकारी था ईएलएसएस फंड्स के बारे में। और ईएलएसएस फंड की ज़रूरत है आपको 1,50,000 निवेश करने के लिए, या फिर आपका कुछ पीएफ में ऑलरेडी निवेश हो रहा है तो उसका बैलेंस अमाउंट आप इसमें कर सकते हैं, या उसके अलावा पीएफ के अलावा आपका एलआईसी है, कुछ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम उतना 1,50,000 में से जो भी है वो घटा दीजिए, और घटाने के बाद बाकी वाला जो इन्वेस्टमेंट आपको दूसरी किसी जगह करने की बजाय कोशिश इसमें अगर करेंगे तो इसमें जो आपको मार्केटेबल रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम में आएगी, और आपको ये समझ में आई, पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको के अलावा आप जो है ये ट्विटर हैंडल हमारा BSC2, यहाँ पे जाके हमारा जो है सारा वीडियो, उनसे संबंधित जानकारी और आर्टिकल्स, न्यूज़, वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये पूरा हमारा जो वीडियो है उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।